वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी के हिस्ट्री के बुक का एक्सरसाइज 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना रूलिंग द कंट्री साइड के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहले चैप्टर का नाम दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपको जोड़ा बनाने का, जिसमें कि हम रैयत किसे, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको चुनना है रैयत किसे कहा जाता था, महाल, निजी और रैयती का अर्थ क्या होता था। तो रैयत जो है वो किसे कहा जाता था, तो रैयत किसानों को कहा जाता था अंग्रेज़ों के समय। और महाल का क्या है, महाल किसे कहा जाता था, जो ग्राम समूह होते हैं उनको जो है अंग्रेज़ों के समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय महाल कहा जाता था, ग्राम समूहों को कहा जाता था। नीज जो है वो बगान के मालिक कहलाते थे और रैयती जो है रैयतों की ज़मीन पर खेती जो होती थी उनको कहते थे। रैयत मतलब किसान, रैयती मतलब रैयतों की ज़मीन पर खेती होना, नीज मतलब निजी से संबंधित समझ लीजिए बगान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती होती थी, और महाल का मतलब क्या होता था, तो ग्राम समूह होता था। आप इसे 1-2 बार याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। रैयत का मतलब होता था किसान, रैयती का मतलब होता था रैयतों की ज़मीन पर खेती, महाल का मतलब होता था ग्राम समूह, और नीच का मतलब होता था बगान मालिकों की अपनी ज़मीन पर खेती करना। अब यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरने के लिए दिया गया है, जिसमें दूसरा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यूरोप में वुड उत्पादकों को डैश से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो यूरोप में जो वुड उत्पादक थे उनको नील की आमदनी से गिरावट का खतरा दिखाई देता था। इसके पीछे हम समझेंगे कि भारत में जो मतलब खेती होती थी, जिसमें अंग्रेज़ अपने फ़ायदे के लिए, जिस समय अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बना कर रखा था, तो वो अपने फ़ायदे के लिए नील का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस समय नील की मांग बहुत ज़्यादा थी यूरोप के बहुत सारे शहरों में। तो इसीलिए अंग्रेज़ क्या करते थे, यूरोप तक पहुंचाने के लिए नील जो है भारत में खेती करवाते थे, और इससे भारत को कोई फ़ायदा नहीं होता था। नील की खेती करने से भारतीय ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती थी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया गया कि यूरोप में वुड उत्पादकों को डैश से आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। तो नील की खेती से जो है यूरोप में जो वुड उत्पादक होते थे उनको नील की खेती से गिरावट का खतरा दिखाई देता, मतलब इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता दिख रहा था। लेकिन अंग्रेज़ों को फ़ायदा था, इसलिए वो भारत पर बड़े पैमाने पर नील की खेती किया करते थे, जैसे कि चंपारण और भी भारत में अन्य जगहों पर नील की खेती होती थी। ख है 18वीं सदी के आखिरी में ब्रिटेन में नील की मांग बढ़ने का कारण क्या थी। तो 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में नील की मांग बढ़ने का औद्योगिकरण क्रांति थी। अब औद्योगिकरण किसको कहते हैं हम ये समझते हैं। औद्योगिकरण जिसका अर्थ होता है मशीनी युग, मतलब जहाँ पे हाथ से काम ना हो के मशीनों का काम किया जा सकता है। औद्योगिकरण का दूसरा नाम जो है वो मशीनी युग भी इसको कहा जाता है, जहाँ फैक्ट्रियों में जो है काम होने लगे थे। तो 18वीं सदी में ब्रिटेन में नील की मांग क्यों बढ़ गई थी, क्योंकि औद्योगिकरण आ गया था। यहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ को स्थापित किया गया था, जिसमें नील की मांग जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। उसमें से नील से रंगे हुए कपड़े लोगों को काफ़ी ज़्यादा भाते थे, इसीलिए जो है नील की खेती की डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी 18वीं सदी में ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड में। ग है डैश की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। कृत्रिम रंग, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कृत्रिम रंग की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। जब तक कृत्रिम रंग, यानी कि जो भी हम लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं जो नेचर से भी तैयार किया था, तो जिस समय तक कृत्रिम रंगों की खोज नहीं हुई थी तो उस समय नील की मांग ज़्यादा थी, क्योंकि लोग ज़्यादातर नीले रंग के कपड़े, नील से रंगे हुए कपड़े ही पसंद करते थे पहनना उजले रंगों पर, जैसे आज भी पसंद किया जाता है। लेकिन जब कृत्रिम रंग आ गए, बाज़ार में रंग बनने लगे, लोग बनाने लगे रंग, फैक्ट्रियों में, औद्योगिकरण के बाद फैक्ट्रियों में बहुत सारे रंग, लाल पीले काले और भी जितने रंग होते बनने लगे, तो उनकी जगह जो है, मतलब नील की जगह जो है अब कृत्रिम रंगों ने ले लिया। तो इसीलिए नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर क्या हो गया, कृत्रिम रंग के बाद बुरा असर पड़ने लगा। चंपारण आंदोलन डैश के खिलाफ था, मतलब चंपारण आंदोलन जो था वो किसके खिलाफ था, तो नील बगान के मालिक। ये नील बगान के मालिक कौन होते थे, जो अंग्रेज होते थे। अंग्रेज ही क्या करते थे, भारत में नील की खेती ज़्यादा करते थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में नील की मांग उस समय बहुत ज़्यादा थी, जब तक कृत्रिम रंग नहीं बने थे। उसके बाद है आपको कुछ क्वेश्चन पर विचार करना है, कुछ क्वेश्चन के हल बताने हैं कि अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहले जो अस्थायी बंदोबस्त है वो किससे संबंधित था, तो ज़मीन से संबंधित था। किसके द्वारा यह लागू किया गया था, तो अंग्रेजों के द्वारा। हम इसे डिटेल में समझते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अंग्रेजों की तरफ से थे, उन्होंने ही
किया था तो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू की थी। अब इसका भारतीयों की व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसको हम जानेंगे, जिसमें पहला है राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। 1793 के कॉर्नवालिस के द्वारा जो अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई जिन जगहों पर भारत में, उसका सबसे पहला जो मुख्य इम्पॉर्टेंट बात था उसमें राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। मतलब राजा और जो तालुकदार होते थे उनसे कौन सी पदवी दी गई, तो जमींदारों की पदवी। मतलब जिस स्थान पे राजा और तालुकदार होंगे वो वहाँ के जमींदार, जमीन के मालिक होंगे और जमींदार कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट है जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा करके कंपनी के पास जमा करने का काम किया जाता था। अब राजा और तालुकदार जिनको जमींदारी व्यवस्था दे दी गई थी उनके उनके जगहों स्थानों पर, जिस भी जगह पे भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो उन जगहों पर ये जमींदार क्या करते थे, किसानों से कर इकट्ठा करते थे, भूमि कर, लैंड रेवेन्यू। उसके बाद वो किसको दिया करते थे जाके, तो अंग्रेजों को दिया करते थे। तो कंपनी को देना होता था। कंपनी में बहुत सारे लोग होते थे जिनको जो है यह कर जमा करना पड़ता था। यही कर जो है उनकी आय का मुख्य स्रोत बनता था, कंपनी की आय का स्रोत। तीसरा है जमीनों की राजस्व राशि अस्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए भारत में, लेकिन जो अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था उनके अनुसार किसानों को कर देना पड़ता था। बाढ़, भूकंप या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा के समय जो है बहुत ज़्यादा छूट नहीं दी जाती थी, जिसके कारण भारतीय किसानों की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। उन्हें हर हालत में जो है टैक्स देना ही पड़ता था। बदले में अंग्रेज ने नियम क्या निकाला था, और कंपनियों ने बहुत सारे नियम निकाले थे कि आप उन्हीं से कर्जा लेकर जो है टैक्स भर सकते, जिसके कारण जो है करों का बोझ भी किसानों पर बढ़ गया था। तो जो भी राशि कंपनी के द्वारा निश्चित कर दी गई थी वही राशि जमींदारों को वसूलनी होती थी किसानों से। जबरन वसूलना चाहे तो वसूल के देते थे, जिससे किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीन लिए गए थे, जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए थे और वे अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे थे। किसानों से भूमि संबंधी अधिकार छीने गए, अब वो अपनी ज़मीन के मालिक नहीं रह गए थे, जिससे किसान जमींदारों की दया पर निर्भर हो गए थे कि जमींदार अगर उन पर दया करते हैं तभी वो कुछ कर पाएंगे। अब वे अपनी ही ज़मीन पर मजदूरों की तरह काम करने लगे थे। कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि कंपनी के द्वारा जो भी कर की राशि निश्चित की गई थी, ज़मीन के कर की राशि, तो जब तक किसान के पास अपनी भूमि थी वो उस पर अन्न उपजा कर बेचते थे और तब सरकार को टैक्स भरते थे। लेकिन किसी कारणवश जिस जगह जिस समय खेती ना हो पाई, मान लीजिए बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया या सुनामी जैसी आपदा आ गई, तो उस समय किसान खेती नहीं कर पाते थे, फिर भी उनको टैक्स भरना ही पड़ता था किसी न किसी कारण। तो अब वो पैसे कहाँ से लाएंगे? इसके कारण उनको अपनी ज़मीन जमींदारों को बेचनी होती थी, जिससे वो पैसा लेकर जो है फिर से कंपनी को जो है टैक्स भरते थे। तो इसी कारण जो है बहुत सारे किसानों की ज़मीन छिन गई थी और वो कर्ज तले दब गए थे। तो स्थायी बंदोबस्त के कारण जो है भारत में बहुत सारे किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, महलवाड़ी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? महलवाड़ी व्यवस्था का संबंध भी जमीनी व्यवस्था से ही है, लेकिन यह अस्थायी बंदोबस्त से किस प्रकार अलग थी उसे जानेंगे। महलवाड़ी व्यवस्था और अस्थायी बंदोबस्त में भिन्नता। महलवाड़ी व्यवस्था बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम के लिए हॉल्ट मैकेजी नामक एक अंग्रेज ने 1822 ईस्वी में लागू की थी। मतलब महलवाड़ी व्यवस्था जो है कहाँ लागू की गई थी? तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम में। किसने लागू किया था? तो होल्ट मैकेजी ने, एक अंग्रेज अधिकारी था। वो कब लागू किया था? 1822 ईस्वी में तैयार किया था। और अस्थायी बंदोबस्त हम लोग जाने कि 1793 में किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। तो महलवाड़ी व्यवस्था, महाल मतलब हमने ऊपर जाना है, किसे हम कहते हैं तो गांव को। गांव एक एक खेत के अनुमत राज्यों को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसे महल कहा जाता था, से वसूल करने वाले राज्य का हिसाब लगाया जाता था। वहाँ हमने जाना था कि जमींदार को और मतलब जो है और भी बहुत सारे जो ऊंचे पद पर व्यक्ति होते थे उनको, तहसीलदार व्यवस्था को भी जमींदार की पदवी दी गई थी। लेकिन यहाँ महलवाड़ व्यवस्था में क्या था कि गाँव का एक समूह बनाया जाता था जिसको ग्राम समूह या महाल के नाम से जानते थे, और इनसे भी कर वसूला जाता था, जो राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव से समूहों में लिया जाता था। ग्राम समूह से महाल बना है और महाल से क्या बना है? महलवाड़ी व्यवस्था। तो इससे इकट्ठा करके कर लिया जाता था और इस राजस्व को अस्थायी रूप से निश्चित नहीं किया गया था कि यह कितनी सीमा में लागू किया गया। मतलब इसका अस्थायी रूप से कर क्या है वो निश्चित नहीं था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन का प्रावधान भी किया गया था। राजस्व इकट्ठा करने के लिए कंपनी के पास जमा कराने का काम जमींदार के स्थान पर गांव के मुखिया को दे दिया गया। हमने अस्थायी बंदोबस्त में क्या पढ़ा कि वहाँ पे राजा
मतलब और जमींदार के रूप में कर इकट्ठा करते थे। लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में क्या था कि राजा को अधिकार नहीं देके गांव के मुखिया को दिया गया था यह अधिकार कि वो महाल यानी कि ग्राम समूहों से कर इकट्ठा करके जो है कंपनी को सौंपे। तो हमने महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में समझ लिया। स्थायी बंदोबस्त के बारे में हमने ऊपर बहुत अच्छी तरीके से जाना है कि यह किसके द्वारा लागू की थी। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा। यहाँ पे राजा और तलुकदारों को जमींदार के रूप में रखा गया था। वो क्या करते थे, खेत के हिसाब से राजस्व निश्चित नहीं किया गया था, वहीं से कर लेते थे और कंपनी को जमा करते थे। जमीनों की राजस्व स्थायी रूप से निश्चित यहाँ भी नहीं थी। इस राशि के संशोधन का कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया था। मतलब हमने महलवाड़ी व्यवस्था में पढ़ा कि उसमें संशोधन किया जाता था, लेकिन इसमें संशोधन नहीं किया जाता था। और राजस्व इकट्ठा करने तथा कंपनी के पास जमा कराने का काम किसको दिया गया था, तो जमींदारों को दिया गया था। ये जमींदार कौन होते थे, तो राजा और तालुकदार होते थे, जिनको जमींदार बनाया गया था कंपनी की ओर से। तो हमने अस्थायी बंदोबस्त और महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में जान लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई 2 समस्याएं बताएं। अब राजस्व व्यवस्था की नई निर्धारण व्यवस्था थी जिसका नाम था मुनरो व्यवस्था, उसके कारण यहाँ के लोगों को क्या समस्या हुई उसके बारे में जानेंगे। 2 समस्या के बारे में बताना है। अब मुनरो व्यवस्था क्या थी उससे पहले हम समझेंगे और इससे होने वाली समस्याओं को। तो जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे तथा गांव छोड़कर भाग रहे थे। मुनरो व्यवस्था के अंतर्गत अस्थायी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था से यह कहीं ज़्यादा मतलब खतरनाक थी मुनरो व्यवस्था, जिसमें कि क्या था कि ज़मीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में जो राजस्व अधिकारी थे, जो कर वसूलते थे, वो बहुत ज़्यादा कर वसूलने लगे थे। जितना तय नहीं किया गया था महलवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त में, उससे कहीं ज़्यादा कर जो है मुनरो व्यवस्था में अपना लिया जा रहा था किसानों से। अब किसानों के पास कर तो देने के लिए था नहीं, उनकी ज़मीनें भी बिक गई थी। तो वो इस सिचुएशन में क्या करते, तो इस स्थिति में वो गाँव छोड़कर पलायन कर रहे थे दूसरे जगह। मुनरो व्यवस्था के अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुनरो व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी ने नहीं यह सोचा कि किसानों की स्थिति अच्छी हो जाएगी और वे भी उद्यमशील बन जाएंगे, लेकिन इसके विपरीत ही हुआ। मुनरो व्यवस्था के अंतर्गत जो है किसानों के पास कुछ नहीं रहा देने के लिए, इसलिए वो पलायन करना शुरू कर दिया और जैसा सोचा गया था मुनरो व्यवस्था के अफसरों के द्वारा, वैसा कुछ भी नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। मतलब जो रैयत थे, वो रैयत यानी कि किसान, तो वो नील की खेती करने से क्यों कतरा रहे थे। इसके पीछे बहुत सारा कारण था, क्योंकि नील की खेती करने से भारतीयों को, किसानों को उतना फ़ायदा तो होता भी नहीं था। दूसरा, एक बार अगर नील की खेती कर दी जाती तो जो ज़मीनें होती थीं वो नील की खेती के कारण जो है वो बंजर हो जाती थी। तो बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसके कारण रैयत यानी कि किसान नहीं चाहते थे खेती करना नील की। तो रैयतों का नील की खेती कतराने का कारण था कि किसान को नील की खेती करने के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था। फसल काटने पर कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर किया जाता था, जिससे वे अपना ऋण नहीं चुका पाते थे और कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के चक्कर में फंस जाते थे। तो यहाँ क्या कहा गया कि किसानों को नील की खेती करने के लिए पहले अग्रिम ऋण दिया जाता था, लोन, और जब फसल कटने की बारी आती थी तो वो लोन के तले तो पहले ही दबे हुए हैं अपनी ज़मीन बेचकर, और उनका लोन भी मतलब जो उन्होंने अंग्रेजों से और कंपनी से लिया वो नहीं चुका पा रहा, जिसके कारण क्या होता था कि नील की जो भी पैदावार होती थी उनको कम दाम पे बेचना पड़ता था। इसका लॉस जो है किसानों को सहना पड़ता था और अपना वे ऋण भी नहीं चुका पाते थे और कभी ना खत्म होने वाले और भी कर्ज के चक्कर में फंस जाते थे। इसीलिए किसान जो है वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। बगान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे उपजाऊ खेतों पर नील की खेती करे, लेकिन किसान को नील की खेती करने के लिए अतिरिक्त मेहनत, समय की आवश्यकता होती थी, जिस कारण किसान अपनी अन्य फसलों को समय नहीं दे पाते थे। मतलब नील की खेती करने के लिए जो कंपनी थी वो चाहती थी किसानों से कि वो अपने उस ज़मीन पर खेती करें जहाँ पे ज़मीन काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। लेकिन नील की खेती करने से एक समस्या क्या थी कि भूमि भी बंजर हो जाती थी। दूसरी समस्या क्या थी कि नील की खेती में ज़्यादा समय देना पड़ता था, जिसके कारण किसान जो अन्य गेहूँ, चावल, दाल की फसल होती है वो ठीक से उगा भी नहीं पा रहे थे। तो उस लॉस के कारण जो है किसान नहीं चाहते थे कि वो नील की खेती करें। किन परिस्थितियों में, क्वेश्चन नंबर 7, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। मतलब बंगाल में नील का उत्पादन जो है किस लिए उनमें गिरावट आ गई वो किस लिए कम हो गया, तो जानेंगे। बंगाल में नील के उत्पादन के धराशायी होने की परिस्थिति थी। पहला, मार्च 1859 ईस्वी में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। दूसरा, रैयतों ने निर्णय लिया कि वे तो नील की खेती के लिए कर्ज लेंगे और नहीं बगान के मालिकों के लाठीधार गुंडों से डरेंगे। तीसरा, कंपनी द्वारा किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की
कोशिश को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन माना। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाए गए नील आयोग ने भी मालिकों को जोर जबरदस्ती करने पर दोषी माना और आयोगों के लिए किसानों को सलाह दी कि वे वर्तमान अनुबंधों को पूरा करके तथा आगे से वे चाहें तो नील की खेती को बंद कर सकते। इस प्रकार बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। तो बंगाल में नील की खेती बंद होने का कारण क्या था कि मतलब जो भारतीय किसान थे उनको नील की खेती से तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। नील की खेती करने पे भी उनको मतलब कंपनी से लोन लेना पड़ता था और कम दामों पर उनको अपनी जो है मतलब नील की पैदावार बेचनी पड़ती थी, जिससे किसानों को कंपनी मजबूर करती थी कि वो उसको बेचें, जिसका घाटा किसानों को सहना पड़ता था और साथ ही साथ वे अन्य चीज़ों की खेती भी नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए 1859 ईस्वी में बहुत सारे बंगाल के किसानों ने क्या किया तो नील की खेती करने से सीधे मना कर दिया। अब रैयतों यानी कि किसानों ने यह सोचा कि वो जो कंपनी के द्वारा गुंडे होते हैं जो उन्हें डराते धमकाते हैं वो उनसे भी नहीं डरेंगे। जब वो खेती ही नहीं करेंगे तो वो क्यों डरेंगे। धीरे धीरे बंगाल के रैयतों यानी कि किसानों ने मालिकों का कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ जो मतलब यहाँ पे अदालत वगैरह थे, कोर्ट कचहरी वगैरह थे, उन्होंने भी यह माना कि नील की खेती मतलब भारतीय किसानों के ही पक्ष में है। वो चाहे तो करें और नहीं चाहे तो नहीं भी करें और वो चाहे तो बंद कर सकते। इस सब निर्णय के कारण जो है बंगाल में नील की खेती जो है धराशायी हो गई। आगे चलकर आप और भी देखेंगे बहुत सारी जगहों पर कि चंपारण वगैरह में भी जो है नील की खेती बंद हो गई। लोग इसी तरीके से जो है मतलब विरोध करने लगे कंपनी का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए कि चंपारण आंदोलन में क्या हुआ था और महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही थी। तो जब अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे तो चंपारण के नील उत्पादक किसानों ने उनके बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए महात्मा गांधी पहुंचे। गांधी जी ने नील उत्पादक किसानों के विरोध को अपना समर्थन दिया। गांधी जी भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण से ही किए, जो कि नील उत्पादक के किसानों के समर्थन में बंगाल मालिकों के विरोध था और सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और नील उत्पादक किसानों की जीत हुई और गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। अभी हमने बंगाल में पढ़ा कि किस तरीके से नील उत्पादन बंद हुआ। आगे जाकर चंपारण में भी यह दिखा और चंपारण में भी इसका असर कब मिला देखने को, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो जब वो भारत आ रहे थे तो चंपारण के किसानों ने उनको मतलब निमंत्रण दिया था कि वे आएँ और यहाँ की स्थिति देखें। तो महात्मा गांधी ने देखा कि नील की खेती यहाँ पे लोगों से ज़बरदस्ती करवाई जाती है, किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं होता है और जो है वो नहीं भी चाहते फिर भी उनको करना पड़ता है और कम दामों पर अपनी सामानें बेचनी पड़ती हैं। तो इन सब को देखते हुए महात्मा गांधी ने भी क्या किया, चंपारण के किसानों का साथ दिया और सरकार और कंपनी दोनों का विरोध किया, जिसके तहत महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ा और यहीं से महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह शुरू हुआ चंपारण से। अंत में सरकार और कंपनी दोनों को झुकना पड़ा और यहाँ पे नील की खेती जो है बंद हो गई और महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो है वो सफल रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के शुरुआती चाय या कॉफ़ी बागानों का इतिहास देखिए। ध्यान दे कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूर और नील के बागानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में क्या समानताएं हैं। चाय या कॉफ़ी के बागान तथा नील बागानों के मजदूरों के जीवन में समानताएं और अंतर जानेंगे। चाय के बागानों में मजदूरों को अनुबंधों के आधार पर रखा जाता है, जबकि नील के बागानों में ऐसा नहीं है। चाय या कॉफ़ी के बागानों में पूरे वर्ष काम करना पड़ता है। नील के बागानों में फसल कटाई या बुआई के समय अधिक काम होता है। चाय या कॉफ़ी के बागानों से मजदूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागानों से बाहर नहीं जा सकते, जबकि नील बागानों में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या क्या अंतर दिया गया है, चाय और कॉफ़ी में जो किसान काम करते हैं खेती में और जो नील की मतलब नील के मैदानों में जो काम करते हैं उसमें क्या अंतर है कि चाय और कॉफ़ी के बागानों में उन्हें यहाँ हमेशा रहना पड़ता है वर्ष भर, लेकिन जो है नील की खेती के बागानों में नहीं रहना पड़ता, पूरे वर्ष इन्हें हमेशा नहीं रहना होता है। और चाय और कॉफ़ी की बागानों में पूरे वर्ष काम होता है, जबकि नील की मतलब खेती में जो है जिस समय इसकी कटाई होती है उस समय ज़्यादा काम होता है। चाय और कॉफ़ी के बागान जो होते हैं वो मजदूर अनुबंध की अवधि के दौरान बागों से बाहर नहीं जा सकते, मतलब उन्हें जो है एक पत्र पर अनुबंधन पत्र पर हस्ताक्षर कराया जाता है किसानों से, जिससे वो उस समय तक के लिए केवल यहीं रहकर खेती करेंगे। लेकिन जबकि नील के बागानों में ऐसा नहीं किया जाता था। तो ये हमने मुख्य अंतर देखा और यह इस चैप्टर का जो है ये आखिरी क्वेश्चन था। तो अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।